बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। जो हमने डीएनए स्टार्ट किया था उसका हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कशन की थी अबाउट डीएनए। फिर सेकंड में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड आके जो है डीएनए बनाता है, या किस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फास्फेट मिलके जो है एक न्यूक्लियोटाइड और फिर डीएनए बनाता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। इस पार्टिकुलर जो है पार्ट में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर सबसे पहले हम बात करें तो ये सबसे पहले जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो है इसको डिस्कवर किया था। ये जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था 1953 में। कब डिस्कवर किया था? 1953 में। और डिस्कवरी ये इस तरह से की थी कि डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि डीएनए जो है ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इससे पहले भी बहुत साइंटिस्टों ने जो है डीएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी थी, मुख्तलिफ किस्म की जो है मॉडल्स दी थी। लेकिन सबसे जो बेहतरीन मॉडल था वो जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने जो है 1953 में पेश किया, जो कि उसने कहा कि डीएनए जो है ये स्पाइरली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और लेडर लाइक है। उसने ये बात भी की थी। उसने इस बेहतरीन डिस्कवरी पे, डीएनए की जबरदस्त डिस्कवरी पे, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि बायोलॉजी या मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड जो कुछ नई डिस्कवरी करता है तो उसको फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो उनको जो है 1962 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो इस बेहतरीन डिस्कवरी पे कि उसने डीएनए के डबल हेलिक्स को डिस्कवर किया, तो उसको नोबेल प्राइज भी 1962 में मिला था। यानी इसकी डिस्कवरी 1953 में की थी और इसकी को नोबेल प्राइज 1962 में मिला था। अब हम ये बात डिस्कस करेंगे कि डीएनए जो है, हमने बात की थी कि डीएनए तीन चीजों से बना है बेसिकली। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस, इस तरह से पेंटोज शुगर से, फास्फेट ग्रुप से और पेंटोज शुगर से। तो ये नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट, इन तीनों चीजें मिलकर डीएनए बनाता है। और आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि ये क्या है? ये बेसिकली हमारे साथ डीएनए जो है ये किस तरह से बॉन्डिंग करता है। तो ये क्या है? ये हमारे साथ फास्फेट ग्रुप है एक न्यूक्लियोटाइड की। तो ये क्या करता है? ये इधर हमारे साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या है? OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हमने बात की थी कि इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और इधर भी होता है, लेकिन इधर से ऑक्सीजन जब पंक्चर होता है तो ये क्या, डीऑक्सी बन जाता है। तो ये जो OH है और ये जो OH है, क्या होता है कि यहां पर हमारे साथ कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन। जब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो इधर से क्या, H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O। यानी जो बल्कि क्या निकल जाता है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी वाटर निकल गई, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। जब ये H2O निकल गया, दो हाइड्रोजन निकल गया और एक ऑक्सीजन, तो यहां पर बॉन्ड किस तरह से बन जाएगा? इस तरह से जो है बॉन्ड बन जाएगा। या आप लोग को एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन, यानी जो हमारे साथ एक न्यूक्लियोटाइड की कौन सी, इधर कौन सा कार्बन होता है? थर्ड कार्बन। और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की कौन सा, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसके 5 कार्बन की साथ जो है ये बॉन्डिंग करती है। तो मैंने बात की थी ना कि कौन सी बॉन्डिंग किस तरह से होती है? एक थर्ड कार्बन का और दूसरा जो है 5 कार्बन ऑफ द, एक एस्टेब्लिश न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन और दूसरा जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होता है इसका 5 कार्बन, आपस में 5 कार्बन में जो फास्फेट होता है ये आपस में मिलकर बॉन्ड बनाता है। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड इस तरह से बन जाता है। ये देखो आप लोग को नजर आ रहा है, बेसिकली ये बॉन्ड जो है, इधर कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई तो ये बॉन्ड किस तरह से बन जाता है? ये इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो इस एक ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड बन गया। तो इस बॉन्ड को जो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बना के इसमें से H2O निकल गई, तो इस बॉन्ड को हम बेसिकली नाम देते हैं, कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इधर हमारे साथ जो बॉन्ड बन गया ये बेसिकली फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और हमने बात की थी कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये
पुली न्यूक्लियोटाइड चेन जब बनाता है तो ये बेसिकली फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में ये जुड़ जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और एक लीनियर जो है क्या बनाते हैं, पॉलीमर बन जाता है ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो ये बेसिकली ये बॉन्ड कंडेंसेशन रिएक्शन जब हो जाती है तो तड़ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड, और दूसरी जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होती है इसकी पाइप कार्बन पे जो फास्फेट ग्रुप होती है इसकी ऑक्सीजन के साथ जो है ये ग्रुप बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड को हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। आप लोग सोचोगे कि ये जो मैं फास्फेट को डिस्कस कर रहा था तो फास्फेट में हमारे साथ क्या था, एच नहीं था। क्या था? एच नहीं था। तो ये मैं आप लोग को इधर से थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूं इस बात को, ताकि आप लोग को मुकम्मल समझ आ जाए कि ये बॉन्ड किस तरह से बन जाते हैं। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहां पर क्या है, यहां पर तल कार्बन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर हमारे साथ OH है। तो इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बन जाता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन जब हो गया तो इससे H2O बाहर निकल गया। H2O बाहर निकल गया। जब H2O बाहर निकल गया तो हमारे साथ जो बॉन्ड बन गया वो बेसिकली किस तरह से बन जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। एक न्यूक्लियोटाइड की तल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरी जो न्यूक्लियोटाइड थी इसके पाइप कार्बन पे फास्फेट ग्रुप का OH के साथ मिलके ये बॉन्ड बनाया। और इस बॉन्ड को, इस पार्टिकुलर बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, इस पार्टिकुलर बॉन्ड को हमने नाम दिया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब आप लोग सोचोगे कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट था इसमें तो सर ने हमें PO4 का बताया था, यानी एक सेंट्रल फास्फोरस एटम था और साथ में जो है एक डबल बॉन्ड था एक ऑक्सीजन के साथ, और बाकी जो 3 ऑक्सीजन थे उसके साथ सिंगल बॉन्ड था फास्फेट में। लेकिन आप लोग सोचोगे कि ये जो हाइड्रोजन था ये किधर से आ गया। ये बेसिकली जब ये न्यूक्लियोटाइड इधर आ जाता है और जब ये इसके साथ बॉन्ड करता है, एस्टेब्लिश न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड करता है, तो आप लोग को पता है कि इस पे जो है -3 नेगेटिव चार्ज होता है। यानी फास्फेट पे जो है ये जो फास्फेट ग्रुप होता है इस पे हमारे साथ -3 नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे साथ क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटॉन आता है और इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो जब ये बॉन्ड बनाता है तो जो है प्रोटॉन आकर इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो प्रोटॉन किस फॉर्म में होता है, प्रोटॉन जो है ना हाइड्रोजन के फॉर्म में आता है। जब ये हाइड्रोजन के फॉर्म में आ गया तो ये OH के साथ मिलके इस तरह से ये इसके साथ मिल जाता है, जैसा इधर जो है ये इसके साथ मिल गया था। तो इसके साथ मिलके, और इधर भी जो है हमारे साथ ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद था, तो इसके साथ मिलके ये H2O निकल गया। और जब H2O निकल गया तो क्या है, ये एक बॉन्ड बन गया, उसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये बेसिकली जब ये बॉन्ड बनाता है तो प्रोटोनेशन होती है ताकि इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करे, और फिर जो है ये बॉन्ड बन जाता है और H2O निकल जाता है। इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और बेसिकली जो बॉन्ड बन जाता है इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो DNA की जो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये बात हुई इसकी बॉन्डिंग की। अब हम इसके स्ट्रक्चर की थोड़ा बात करते हैं कि ये बेसिकली हमारे साथ कैसा होता है। DNA बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये देखो आप लोग को डबल स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, DNA का एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड। अब जो DNA का 2 स्ट्रैंड्स है, बेसिकली ये 2 स्ट्रैंड की जो बेसिस है, ये आपस में जो प्यूरिन होती है वो बॉन्ड बनाता है पायरामाइडिन के साथ, और पायरामाइडिन बॉन्ड बनाता है प्यूरिन के साथ। तो ये आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये बेसिकली हमारे साथ क्या था, एडेनिन था। एडेनिन क्या था, प्यूरिन था। यानी प्यूरिन बेसिकली डबल रिंग स्ट्रक्चर था। तो ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, पायरामाइडिन के साथ। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, ये बेसिकली कौन सा बॉन्ड है, ये हमारे साथ बॉन्ड बन रहा है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, बल्कि सॉरी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन। ये सारी जो बेस पेयर के अंदर जो बॉन्डिंग है, ये बेसिकली कौन सी बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्डिंग था वो फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग था। लेकिन इधर जो बेस पेयर को आपस में जो है, ये बेसिस को आपस में इकट्ठा किया हुआ है, और इसके दरमियान एक स्ट्रैंड की बेसिस और दूसरी स्ट्रैंड की बेसिस के आपस में जो बॉन्डिंग है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब जो एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो बांड है ये डबल हाइड्रोजन बांड है, लेकिन जो साइटोसिन और गवानिन के दरमियान जो बांड है ये बेसिकली कौन सा बांड है, ये डबल हाइड्रोजन बांड है। फिर जो है ये गवानिन साइटोसिन के दरमियान जो बांड है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बांड है। तो इस तरह से एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो बांड होगा ये बेसिकली कौन सा बांड होगा, डबल हाइड्रोजन बांड। लेकिन साइटोसिन और गवानिन के दरमियान जो बांड होगा वो कौन सा बांड होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बांड। तो ये आप लोग को नजर आ रहा है कि मैंने एडेनिन के साथ थायमिन की जो पेयरिंग की है तो डबल हाइड्रोजन बांड, और साइटोसिन का गवानिन के साथ की है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बांड। तो इस तरह से इसके दरमियान जो बाइंडिंग है ये बेसिकली हाइड्रोजन बाइंडिंग है। अब हम इस बात करते हैं इसकी बेस पेयरिंग पे। अगर हम इसकी बेस पेयरिंग पे बात करें, आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो है ना एक स्ट्रैंड की बेसिस है और दूसरी स्ट्रैंड की बेसिस है, यानी ये स्ट्रैंड इसमें भी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये भी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है और आपस में हाइड्रोजन बांधने के थ्रू अटैच है। तो ये जो स्ट्रैंड्स होती है ये आपस में एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल से मुराद क्या है, ये जो थायमिन है इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये बेसिकली इस तरह से होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये बेसिकली इस तरह से यानी उलट होगा। और ये जो एडेनिन है यानी ये जो थर्ड स्ट्रैंड है, थर्ड एंड वाला स्ट्रैंड और पाइप एंड वाला स्ट्रैंड, ये आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। यानी मैंने आप लोग को जो है ना इधर थोड़ा सा मैं ड्रा कर देता हूं। ये देखो ये वाला स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड किस तरह से है, इसकी जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस तरह से है, ये इसकी न्यूक्लियोटाइड इस तरह से है। उलट इसका न्यूक्लियोटाइड कैसा है, ये इसके न्यूक्लियोटाइड इस तरह से है। तो आप लोगों को नजर आ रहा है क्या है, ये बिल्कुल जो है एंटी पैरेलल है। ये जो है आप एक दूसरे की पैरेलल नहीं जा रहे बल्कि एंटी पैरेलल, एक का हेड नीचे दूसरा का हेड ऊपर। तो इस तरह से ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये आपस में क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड ये आपस में कौन सी स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। अच्छा, तीसरे जो इसके अंदर बात करते हैं वो बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम बेस पेयरिंग डिस्कस करते हैं। ये जो बेस पेयरिंग है ना, ये पेयर और ये आपस में जो पेयरिंग हो रही, जो हाइड्रोजन बांडिंग के थ्रू पेयरिंग हो रही, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर से मुराद ये है कि है तो एंटी पैरेलल लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बांडिंग के थ्रू बड़ी फिट बांडिंग हुई है। और इस फिट बांडिंग के थ्रू जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये समझ लें कि एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो ये बेस पेयरिंग बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है और इसकी जो स्ट्रैंड है ये बेसिकली क्या है, एंटी पैरेलल है। आप लोग का 3 एंड आप लोग को नजर आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल इसका हेड है 3 एंड, इसका हेड 3 एंड पे है, लेकिन इसका टेल क्या है, 5 एंड पे है। लेकिन इसका जो टेल है वो 5 एंड पे नजर आ रहा है, यानी ये हेड है और ये क्या है, टेल है। तो आप लोग को नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये बेसिकली एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। अब हम इसकी इधर आते हैं और इसकी ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये आप लोग को नजर आ रहा है, इसका जो है ना ये समझाने के लिए मैंने बड़ा इजी बनाया था कि बेस पेयरिंग भी आप लोग को नजर आ जाए, एंटी पैरेलल इसका स्ट्रक्चर भी नजर आ जाए। लेकिन इधर आप लोग को नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, लैडर लाइक। तो इसका ये जो साइड होता है ये बेसिकली कौन सा साइड है, इसको मेजर ग्रूव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजर ग्रूव। और ये जो साइड है इसको कहा जाता है माइनर ग्रूव। इसको क्या कहा जाता है, माइनर ग्रूव। और ये जो मेजर ग्रूव होता है और माइनर ग्रूव होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो कैंसर में आप लोग को पता है कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है। जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है तो कुछ खास मेडिसिन है हमारे साथ। वो मेडिसिन क्या करता है, वो मेडिसिन इधर जो है लग जाते हैं, इधर पे अटैक करता है और अटैक करके इसकी ये जो मेजर ग्रूव है ना इसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। जब इस मेजर ग्रूव को ब्लॉक कर देता है तो जब हमारे साथ एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं हेलिकेज, जिसका काम है अनकॉइलिंग करना, डीएनए को अनकॉइल करना। तो जब हेलिकेज आता है तो इसको डीएनए को अनकॉइल नहीं करता। जब डीएनए अनकॉइल नहीं होगा तो आप लोग को पता है कि जो सेल एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है वो बेसिकली स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने की वजह से जो कैंसर है तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। इसकी जो मेटास्टेसिस की जो रफ्तार है तो वो कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से हम करते हैं और इसका बहुत बड़ा रूल होता है।
दूसरा मैं इधर डिस्कस कर देता हूं कि ये जो बेस पेयर के दरमियान एक बेस पेयर और दूसरी बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली हमारे साथ 0.3 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 0.3 नैनोमीटर एक बेस पेयर और दूसरी बेस पेयर के दरमियान डिस्टेंस होता है। दूसरी बात, इसका जो आपस में जो एंगल है ये बिल्कुल आपस में 180 एंगल बना रहा होता है। तो डीएनए के अंदर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो एंगल है वो बेसिकली 180 डिग्री है। अब जो लेंथ होती है डीएनए की ये कितना है? ये 5 सेंटीमीटर। इधर से लेकर इधर तक जो डीएनए की लेंथ होती है ये कितना है? ये 5 सेंटीमीटर। लेकिन मजे की बात इधर एक आप लोग को एक बात बता देता हूं कि एक डीएनए के अंदर हमारे साथ तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने? 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए के अंदर। तो आप लोग देख लो कि ये जो डीएनए का लेंथ है ये बेसिकली कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर में हमारे साथ 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए बनाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि पूली न्यूक्लियोटाइड चेन जो है आपस में मिलकर एक डीएनए बनाता है। इसके बाद अगर हमने तो इसकी लेंथ ऑफ द डीएनए की बात की, अब हम अगर बात करें डायमीटर ऑफ द डीएनए की, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि डीएनए की एक स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड के दरमियान जो फासला होता है वो बेसिकली 2 नैनोमीटर है। तो एक स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है ये दूसरी, इनके दरमियान जो फासला ये जो डिस्टेंस होती है बेसिकली कितना है? 2 नैनोमीटर तक होता है। तो इस तरह से डीएनए का जो डायमीटर है वो भी 2 नैनोमीटर बन जाता है। और इस तरह से ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब ये जो डीएनए का ये पोर्शन है इसको हम कहते हैं शुगर फास्फेट बैकबोन। यानी शुगर फास्फेट बैकबोन से मुराद ये है कि इधर क्या होता है? फास्फेट होता है, ये फास्फेट है और साथ में पेंटोज शुगर होता है। तो ये क्या बनाता है? ये जो है इसका ये स्ट्रैंड बनाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं शुगर फास्फेट बैकबोन। तो ये जो बैकबोन बनाता है ये बेसिकली इस चीज से बनता है। और ये जो चीज होती है ये जिसको नाइट्रोजनस बेस हम कहते हैं ये है। तो ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है ये जो चीज बनाता है, जो शुगर फास्फेट बैकबोन बना है ये बनाता है, फास्फेट और पेंटोज मिलके बनाता है। और जो ये है ये बेसिकली क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि पेयरिंग करती है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की अबाउट द डीएनए। अब लास्ट पे हम डीएनए के फंक्शन की बात करते हैं। तो डीएनए जो है ये खत्म हो जाएगी। ये जो फंक्शन है डीएनए की ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डीएनए की। मैंने पहले स्टार्ट में ये बात बताई कि जो लाइव है ना उसकी सारी प्रोग्रामिंग एक डीएनए के अंदर स्टोर होती है। और डीएनए ही जो है आप की पूरी लाइव की या ऑर्गेनिज्म बनाने की जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली डीएनए करवाता है। सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। रिप्लिकेशन करता है बिल्कुल। डीएनए जो है जब सेल डिवीजन होती है तो डीएनए ने जो है पेरेंट से अपने डॉटर में अपनी जो रेशियो है या इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करना होता है। तो ये क्या करता है? रिप्लिकेट हो जाता है। यानी डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो मैंने बात की कि क्या करता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मैसेंजर आरएनए और फिर मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के जरिए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये बेसिकली क्या प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? डीएनए करवाता है। इस तरह से म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, म्यूटेशन डीएनए के अंदर जो है जब इसकी सीक्वेंस में चेंज आता है तो इसको बेसिकली हम कहते हैं म्यूटेशन। और कुछ म्यूटेशन जो है 1% म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इस पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू जो है ना हमारे साथ डिफरेंट जो है पैसेज बन जाते हैं, यानी वेरिएशन आ जाता है। हर ऑर्गेनिज्म आप लोग देखोगे कि एक ब्रदर दूसरे से डिफरेंट होता है। और इस तरह से जो ये वेरिएशन आता है ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये बड़ा यूजफुल है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, ये म्यूटेशन। और इस तरह से जो है कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती है जो इवोल्यूशन को लेकर आते हैं। इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि इवोल्यूशन और म्यूटेशन और ये किस तरह से आते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द डीएनए। डीएनए का ये कौन सा पार्ट था? ये थर्ड पार्ट ऑफ द डीएनए था। इंशाल्लाह डीएनए का ये टॉपिक जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा और इसकी 4 पार्ट भी आएगी जिसमें हम डीएनए पैकेजिंग पे बात करेंगे, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम, इस तरह की ये जो चीजें हैं इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।